ओके, आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट। देखिए ये एम्प्टी सेट क्या होता है। इस एम्प्टी सेट को जनरली हम फाइल या फिर सिंपल कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, टोटल खाली। अब एक खाली डब्बा, ठीक है। अच्छा, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन दोनों को मर्ज करके, लाइक अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। इस बात का मुझे ध्यान रखना है। इसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे अगर हमें बोलना भी है। ठीक है, और सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूं 1, सिंपली लेट्स से 2, या फिर 10,000 या कुछ भी लिख लेता हूं। ठीक है ना, कुछ भी होना चाहिए लेकिन सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। मान लीजिए, क्योंकि सेट लिखने में हमने रूल ही समझा है, एक कॉमा जो है दो एलिमेंट्स को अलग अलग करेगा। अगर कॉमा आ गया दैट मीन्स ये दो एलिमेंट हो गए, तो इसको हम सिंगलटन सेट नहीं बोलेंगे। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एम्प्टी सेट देख लिया, सिंगलटन सेट देख लिया। एम्प्टी सेट जिसमें एक ही जिसमें कुछ भी ना हो, खाली हो। फिर सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। उसके आगे है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बेसिकली हम बोलेंगे जिसमें एलिमेंट्स आर काउंटेबल। ठीक है, दूसरा है इनफाइनाइट सेट जिसमें द एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, एलिमेंट्स अगर काउंटेबल हैं हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। एलिमेंट्स अगर अनकाउंटेबल है तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0, तो इसमें आ जाएगा 2, 4, 6, 8, अब अप टिल इन्फिनिटी एंड सो ऑन, क्योंकि इवन नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये जो ऑल पॉजिटिव इवन नंबर है, इसमें जो एलिमेंट्स है मैं इसको काउंट नहीं कर सकता, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 10,000, तो ये तो काउंटेबल है। देखिए मैं कितना भी बड़ा नंबर दे दूँ, 10,000 दे दूँ या 1 लाख दे दूँ या 1 मिलियन दे दूँ, बट 1 मिलियन भी एक लिमिट हो गई। तो जहाँ पे एलिमेंट्स आर काउंटेबल मतलब जिसमें एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, या हम ऐसे बोल सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, एक ऐसा सेट जिसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी है, जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट भी है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 से लेके, है ना, ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10,000, तो 2 से लेके मान लीजिए या 1 लाख, 2, 4, 6 अप टिल 1 लाख। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एक एंडिंग पॉइंट भी है। तो जहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। लेकिन जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो है एंडिंग पॉइंट नहीं है, या फिर एंडिंग पॉइंट तो है स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जैसे मैं ऐसे डॉट 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 करके 0 तक लिख लेता हूँ, मतलब ऑल नंबर्स विच आर लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, ऑल नंबर लेस देन और इक्वल टू 0, या नंबर्स के बजाय मैं बोल देता हूँ ऑल इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 0। तो 0 पे तो ये सेट ख़त्म हो रहा है, लेकिन नेगेटिव, इसमें कितने नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, तो ये अप टिल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, तो कभी भी अगर एक जगह से ये खुला है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, मतलब जहाँ पे कोई एंड ही नहीं है,
तो इनफाइनाइट सेट। लेकिन अगर दोनों तरफ से बंद है, माना अगर दोनों तरफ से इसकी हमने एक बाउंड्री बना के रखी है, इसको बांध के रखा है, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। एकदम समझते हैं। कार्डिनल नंबर, अब देखिए कार्डिनल नंबर जो है ये हमेशा फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन होता है, किसी भी फाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर डिफाइन होता है। अब देखिए व्हाट आर कार्डिनल नंबर या व्हाट इज कार्डिनल नंबर। तो देखिए कोई भी एक सेट है, लेट्स से ए, इसको मैं डिफाइन करता हूँ 1 2 अप टिल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं अगर पूछता हूँ कि इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं बोलूँगा इस सेट ए में 10 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो इस चीज़ को मैं n a इज इक्वल टू 10 ऐसे लिखूंगा, और इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू 10। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे बताया, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर जो ये फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट अगर होगा तो उसमें जब एलिमेंट ही काउंटेबल नहीं है, कार्डिनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं इक्विवेलेंट सेट। एंड इक्वल सेट। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंट सेट हम सिंपल टर्म्स में बोलेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर इक्वल, द सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। अब देखिए जैसे मान लीजिए ए है, ये एक सेट है, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 7 एंड 8 है, एंड लेट्स से सेट बी है, यहाँ पे 3 5 2 एंड 12, लेट्स से ये दूसरा सेट है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना। ए का कार्डिनल नंबर, बी का कार्डिनल नंबर सेम है। तो व्हेनेवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल या फिर कार्डिनल नंबर इज इक्वल, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो दो सेट है, जैसे यहाँ पे ए और बी है, इन ए और बी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ए और बी जो है यहाँ पे क्या चलाएंगे, इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए सिर्फ कार्डिनल नंबर की हम बात करें, सिर्फ कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, वो एलिमेंट आपस में सेम हो नहीं हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए जैसे ये 2 और 2 मैच कर रहा है, लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द नंबर ऑफ एलिमेंट हैव टू बी सेम, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए, ओनली देन हम उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट। लेकिन इक्वल सेट में देखिए, इक्वल सेट में इसी इक्विवेलेंट सेट में कंडीशन हम और ऐड कर देंगे कि कार्डिनल नंबर तो इक्वल हो, लेकिन साथ साथ में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सेट है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लाइक 1 2 4 एंड 7 इज सेम एज 2 4 1 एंड 7, एंड दिस इज ऑल्सो सेम एज 4 2 1 एंड 7 एंड सो ऑन। एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो एलिमेंट आप किस ऑर्डर में लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वल सेट जो है क्या होगा, कार्डिनल नंबर तो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या एलिमेंट जो है सिर्फ ये एक एलिमेंट यहाँ पे मैच कर रहा है, बाकी कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए मैं एक सेट बोलता हूँ D इज इक्वल टू लेट्स से 2 एंड 5, और एक सेट बोलते हैं E इज इक्वल टू हम बोलते हैं 5 एंड 2, या हम यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो वही कंफ्यूजन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस D में हमारे पास एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स हैं, E में भी हमारे पास एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स हैं, और तो D और E दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। ऑर्डर क्या है मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम मान लीजिए एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1, और लेट्स से यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1। अभी भी देखिए ऑर्डर, यहाँ पे कुछ और ऑर्डर है, यहाँ पे कुछ और ऑर्डर है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। दैट मीन्स D एंड E आर इक्वल सेट। तो इसमें एक हम स्टेटमेंट बना सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट
आर इक्विवेलेंट। जितने भी इक्वल सेट हैं उसको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन ऑल इक्विवेलेंट सेट में और may not be equal। ठीक है, जितने भी इक्वल सेट है कंपलसरी है, ज़रूरी है कि वो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। आगे देखते हैं सबसेट। अब देखो सबसेट बेसिकली पार्ट ऑफ अ सेट। अच्छा, अब देखो जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ए बोलता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा सेट बी बोलता हूँ, लेट्स से 2 3 एंड 5। ये हमारे पास दो सेट्स हो गए। अब देखिए जो भी एलिमेंट बी के पास है 2 3 एंड 5, ये सारे के सारे एलिमेंट ए के पास भी है। तो ऐसे में मैं बोलूँगा बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको हम रीड करते हैं इज़ अ सबसेट ऑफ या फिर इज़ कंटेन्ड इन। ठीक है, इज़ कंटेन्ड इन, तो बी इज़ कंटेन्ड इन ए या बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हो गया सबसेट। सबसेट माना पार्ट ऑफ अ सेट। अब देखिए यहाँ पे जो जैसे B को हमने बोला B इज़ अ सबसेट ऑफ A, इसमें B के पास जो भी एलिमेंट है वो A के पास होना चाहिए। सारे के सारे भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और सेट देता हूँ D एंड लेट्स से इसमें 5 3 2 4 एंड 1 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए A और D को अगर हम कंपेयर करें तो जो D के पास है वो सारे का सारा A के पास है। तो हम यहाँ पे वैसे तो बोलेंगे D इज़ अ सबसेट ऑफ A, लेकिन एक कमाल की बात है कि जो D में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब एक भी कम नहीं एक भी ज़्यादा नहीं, एंड मोरओवर बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे D इज़ अ सबसेट ऑफ A, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा A इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ D। तो सबसेट में देखिए दो सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन ये जहाँ पे मैंने B इज़ अ सबसेट ऑफ A बोला था, लेकिन यहाँ पे B जो है A से छोटा था, मतलब A के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एक्स्ट्रा है जो B के पास नहीं है। वेरएज यहाँ पे किसी के पास भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब दोनों सेट्स जो हैं दोनों के पास बराबर बराबर एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो ये जो दो सिचुएशन बन गई, नाउ द फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे B के पास थोड़ा सा कम है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। वेरएज यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं और यहाँ पे ये दोनों इक्वल भी हैं, मतलब A इज़ अ सबसेट ऑफ D इन द सिमिलर वे D इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, बट दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं, इक्वल भी हैं। तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसा सबसेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर भी मैच कर रहे हैं और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। मतलब अगर दो सेट इक्वल हैं तो हम उनको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, लेकिन अगर अनईक्वल है मतलब किसी के पास कम है तो फिर इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो जब भी हमें प्रॉपर सबसेट मिलता है हम उसको सिंपल सबसेट के सिंबल से लिखते हैं, लेकिन जब ये इक्वल होते हैं मतलब इम्प्रॉपर सबसेट होता है तो हम यहाँ पे एक नीचे इक्वल टू का सिंबल भी लगा देते हैं साथ में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो प्रॉपर सबसेट वाली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ये हमने बोला। तो यहाँ पे A जो है क्योंकि ये B से बड़ा है, सुपीरियर है, तो हम A को बोलेंगे सुपर सेट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे A इज़ अ सुपर सेट ऑफ B, उसको हम ऐसे लिखेंगे। सबसेट को ही, सबसेट के सिंबल को ही उल्टा कर दीजिए, ये हो गया सुपर सेट। तो A इज़ अ सुपर सेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। यहाँ पे क्या था, D इज़ अ सबसेट ऑफ A बट A इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ D। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। कुछ रूल्स यहाँ पे हम समझ लेते हैं।
सबसे पहले तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी सेट अपना ही सबसेट, क्योंकि जो ए के पास है वो ए के पास है, यह हम ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब यहाँ पे कई बार ना अजीब लगता है कि एम्प्टी सेट जो है हर किसी का सबसेट कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने a इज इक्वल टू 1 2 and 3 बोला, तो अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एम्प्टी सेट जो है यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 है, एम्प्टी सेट तो है ही नहीं। अगर ऐसे लिखा होता तब हम बोलते कि हाँ देखो यहाँ पे एम्प्टी सेट है, लेकिन यहाँ तो एम्प्टी सेट है ही नहीं। तो देखिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए इसके मैं सबसेट बनाना शुरू करता हूँ। जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो इसमें से मैंने एक उठा के रखा तो एक सेट ये बन गया, इसमें से 2 उठा के रखा तो एक सेट ये बन गया, इसमें से 3 उठा के रखा तो एक सेट ये बन गया। मैं पेयर्स में अगर निकालता हूँ तो 1 and 2 बनेगा, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे इसके जितने भी सेट बनेंगे, अगर मैं इसमें 1 2 3 सब कुछ हटा देता हूँ, मैंने इस सेट से 1 भी निकाल दिया, 2 भी निकाल दिया, 3 भी निकाल दिया, क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये जो कुछ नहीं बचा इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो बेसिकली एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी सेट है उसके सारे एलिमेंट अगर हम हटा देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये जो कुछ नहीं है यानी एम्प्टी सेट है। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में चॉकलेट्स हैं, लेट्स से 10 चॉकलेट हैं या 100 चॉकलेट्स हैं, जो भी है। अब वो चॉकलेट्स मैंने सारा कुछ हटा दिया तो मेरे पास एक खाली डब्बा तो बचेगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कोई भी आप चीज़ लोगे तो वो किसी ना किसी पैकिंग में होगी, तो एंड ऑफ द डे आपके पास एक खाली डब्बा ज़रूर बचेगा। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये रूल है जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट। मान लीजिए एक सेट ए है विच इज़ फाइनाइट, मतलब इसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हैं। लेट्स से वट एवर इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं n। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर इज़ n। ठीक है, कोई भी एक फाइनाइट सेट है और उसका कार्डिनल नंबर n है। तो आपको पूछा गया है कि इस सेट के टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे। जैसे सिंपल सा मान लीजिए a इज़ इक्वल टू 1 and 2 बोला, तो मैं पूछता हूँ कि इस ए के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो इस 1 को हम हटा लेते हैं, एक सबसेट ये बन गया, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2। अच्छा, इसी तरीके से मैं 2 को अगर निकालता हूँ तो 2 भी एक सबसेट बन गया। सिमिलरली मैं 1 और 2 दोनों को इकट्ठा निकाल लेता हूँ तो 1 और 2 एक ये सबसेट बन गया, 3 सबसेट बने। लेकिन हमने पीछे रूल पढ़ा था कि अगर मैं 1 और 2 दोनों को निकाल देता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं, खाली डब्बा, है ना। तो वो भी तो एक सबसेट है ना। चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई एक चीज़ लिखना, दोनों इकट्ठा मत लिखना। आपको पीछे मैंने बताया था कि कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 अगर लिखते हैं तो दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट बट अ सिंगलटन सेट। बेसिकली ये खाली डिब्बे के अंदर एक और खाली डब्बा है। एक अकेला खाली डब्बा और डिब्बे के अंदर डब्बा, दो अलग अलग बातें हैं। तो 5 विद इन ब्रैकेट्स इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। तो हम या तो सारे सबसेट में या तो ऐसे लिख लो, वैसे मोस्टली जो है 5 लिखा जाता है, ऐसे जो है थोड़ा कम ही लिखते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ सबसेट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 1 2 3 and 4। अब इसके कितने सबसेट बन गए? 4 सबसेट बन गए। अब यहाँ पे तो देखिए मेरे पास 2 ही एलिमेंट थे तो ये काउंट करना ईजी था। अब अगर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम बढ़ा देते हैं, अगर मान लीजिए b इज़ इक्वल टू 1 2 up till 100, तब क्या होता? तब तो मुझे निकालना, एक 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 बैठ के निकालूं और मैं काउंट करूं, या 100 भी छोड़ो, अगर हम सिर्फ 10 भी कर देते हैं तो हाँ ये बनाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 raised to the power n। किसी भी फाइनाइट सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज़ ऑलवेज
2 raised to the power n total number of सबसेट्स, और अगर बोला है नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट, फाइनाइट सेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ये हमें ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट इज 2 पावर n माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमेशा 2 पावर n होगा, लेकिन अगर मुझे नॉन एम्प्टी सबसेट्स निकालने हैं तो फिर जो है 2 पावर n माइनस 1 होगा। ये मुझे ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले का एक प्रूफ भी है, लेकिन वो हम जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझ लेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। यहाँ पे R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये रियल नंबर के लाइन की बात हो रही है, जो हम एक्स एक्सिस वाली लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज 0 और ये अप टिल इन्फिनिटी जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस रियल नंबर लाइन में जो इंटरवल हम देते हैं, अब ये इंटरवल देखिए, जैसे इंटरवल के टाइप्स में आपको बताता हूँ। इसमें जैसे एक इनइक्वालिटी दी है कि x इज़ लेस देन लेट्स से 3 इज़ लेस देन 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरी चीज़ बोलिए x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसको जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं ये वाला सिचुएशन बताता हूँ, 1 एंड 5। तो इसमें देखिए हमने नंबर लाइन में 1 को लोकेट करना है, द लोअर लिमिट, और 5 को भी हमें लोकेट करना है, द अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू आ गया, इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। इक्वल टू अगर आ गया तो मैं इसको क्या करूँगा, शेड कर दूँगा, टोटल डार्क कर दूँगा। दोनों जगह इक्वल टू है तो मैं इसको डार्क कर दूँगा, और डार्क करने का मतलब है आई एम इंक्लूडिंग दिस नंबर। मतलब इस 1 को भी हमें लेना है। यहाँ पे x जो है 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 और 5 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो बेसिकली इसको जब मैं प्लॉट करूँगा तो 1 और 5 को मैंने डार्क कर दिया, और ये बीच वाली जो पूरी लाइन है इसको मैं डार्क कर दूँगा। तो ये जो 1 से लेकर 5 तक इंटरवल है उसको मैंने ऐसे प्लॉट किया है। फिर दिस इज़ कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, इसी तरीके से 2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3। अब इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए जो इसकी लोअर लिमिट है 2 उसको मैं लिखूँगा, जो अपर लिमिट है 3 उसको मैं लिख लेता हूँ नंबर लाइन में, और 2 से लेके 3 तक मुझे ये प्लॉट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो x है ये ना तो 2 हो सकता है ना तो 3 हो सकता है, लेकिन 2 के बाद कोई भी नंबर और 3 के पहले कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम 2 और 3 पे जो है एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसको हम शेड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने उसको डार्क कर दिया था, ये हमने इसको हॉलो रखा हुआ है, होल बना के रखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो x जो है 2 और 3 के बीच का ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेसिकली हम क्लोज इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे जैसे 1,5 लिख देंगे। इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा था इनइक्वालिटी के फॉर्म में, इस चीज़ को हमने शेड किया ऐसे, और इंटरवल के फॉर्म में हमने उसको ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से ओपन इंटरवल को हम, जैसे कि इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में हमने ऐसे लिखा था 2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3, एंड इसको हम अगर ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें हम हमेशा सिंपल ब्रैकेट लेंगे, जो गोल वाला ब्रैकेट होता है, लोअर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे और ऐसे ओपन कर देंगे।
ये जो है ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और इसको जो है क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। या फिर कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 and 3, बट स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। देखिए ये क्लोज होना चाहिए था, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। ये ऐसे क्लोज होता है, हमने वहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल। तो देखिए ये जो दो इंटरवल आए हैं 1 and 5, इंक्लूडिंग 1 and 5 या फिर एक्सक्लूडिंग 2 and 3, ये दोनों इंटरवल क्या है, ये रियल नंबर लाइन के ऊपर ही हमने कहीं ना कहीं पे प्लॉट किया हुआ है। तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के हमें और यूज़ होना है। इन इक्वेशन चैप्टर में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली जैसे कि अभी मैंने कहा a, b एंड a, b, दिस वाज ओपन, ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये था, एंड दिस इज क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड। अच्छा, इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर लाइन की बात हो रही है। सच दैट एंड या फिर एंड या कॉमा कोलन सॉरी, हम लिखेंगे x लेस देन, अब देखिए a और b है, ये a और b हमें यहाँ इंक्लूड करना है। जो पहले वाला नंबर है पहले लिखना है, जो बाद वाला नंबर है बाद में लिखना है, बीच में एक x लिखना है और हमें लेस देन इक्वल लगाना है, ठीक है। और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a लेस देन x लेस देन b। ये हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। इस चीज़ को हमने समझा। नेक्स्ट, यहाँ पे इसको आप कई जगह पे ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r, है ना, कर्ली ब्रेसेस, x बिलोंग्स टू r सच दैट हम लिख देंगे a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और इसको भी हम x बिलोंग्स टू r सच दैट a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। देखिए सेमी ओपन या सेमी क्लोज क्या होता है कि जब कोई इंटरवल, जैसे मैं बोलता हूँ a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पे हमें ये तो सब बेसिक आपको मालूम होगा, दिस इज़ लेस देन। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है तो मैं लिख के दे देता हूँ, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन and greater than or equal to। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक जगह पे इक्वल है, एक जगह पे इक्वल नहीं है, या फिर a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो देखिए मुझे अब ब्रैकेट्स का बस ध्यान रखना है, जब भी लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा तो यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, जब भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है वहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स लगते हैं। इस बात का मुझे ध्यान रखना है। तो और इतना ध्यान रखना है कि ये वाला जो है लेफ़्ट साइड में और ये वाला हिस्सा जो है राइट साइड में। अच्छा, अब लेफ़्ट साइड में जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, C एंड D ले लेता हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अब देखिए A है लेकिन A के साथ लेस देन का सिंबल लगा हुआ है, लेस देन में हम ये ब्रैकेट लेते हैं, तो क्योंकि लेफ़्ट साइड है तो मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा, A लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और B के साथ क्या लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। देखिए लेस देन और इक्वल टू में ये वाला ब्रैकेट लगता है तो मैं यहाँ B लिखूंगा और ये ब्रैकेट लगा दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे C लिखना है, D लिखना है, कॉमा लगाना है। C के पास कौन सा सिंबल है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू में ये दो चीज़ें लगती हैं तो मैं C के साथ लेस देन इक्वल टू मैं ये सिंबल लगा लूँगा, और D के साथ लेस देन का सिंबल है, D के साथ ये दो चीज़ें लगती हैं तो क्योंकि उस तरफ है तो मैं ये ब्रैकेट लगा लूँगा। तो ये जो हमने इंटरवल बनाया है जहाँ पे एक तरफ तो स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि
क्लोज और ओपन, मतलब एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है। तो ऐसे जो इंटरवल है इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब देखिए कोई भी इंटरवल हो ए एंड बी, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो ओपन हो सेमी क्लोज हो, कुछ भी हो, यहाँ पे b माइनस ए इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें लाइक माइनस, ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन में हमने एक चीज़ समझी, जो एक्सट्रीम राइट एंड है ये इन्फिनिटी है, एक्सट्रीम लेफ़्ट एंड है ये माइनस इन्फिनिटी है। हम हमेशा माइनस इन्फिनिटी और जो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी में हमेशा इस तरफ ओपन ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी में हमेशा इस तरफ ओपन ब्रैकेट आएगा। इसमें हम कभी भी अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी के साथ अगर मैंने कभी ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे जैसे कि माइनस इन्फिनिटी एंड ज़ीरो, सॉरी ये है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं ज़ीरो से लेके अगर इन्फाइनाइट लिखता हूँ, इन्फाइनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है जैसे कि बताया, तो ये है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो तक तो हमने समझ लिया। अच्छा दूसरी चीज़, अगर मैं माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट एक ये इंटरवल बनाता हूँ तो दिस इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा ये हमने समझा। फिर इसमें एक और चीज़, जैसे हमने क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ये सारी चीज़ें समझी, सपोज ए एंड बी, तो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल ये तो हमने समझा। ओपन इंटरवल बेसिकली क्या है कि मैं ए से लेके बी तक कोई भी नंबर ले सकता हूँ, है ना, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, तो हम यहाँ पे होल बनाएंगे। अच्छा ए से लेके बी तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं इंक्लूडिंग ए एंड बी, तो यहाँ पे हम इसको शेड कर देंगे, ये हमने समझा। यहीं पे एक और चीज़ हमें जो समझनी है वो है, अगर मुझे कर्ली ब्रैकेट्स में ए और बी दिया हुआ है तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ ए एंड सिर्फ बी ही लेना है, ना उसके बीच का ना उसके आसपास का कोई भी नंबर नहीं लेना, सिर्फ ए लेना है और बी लेना है, उसके आगे पीछे का कोई भी नंबर नहीं लेना है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमें इम्पॉर्टेंट सी चीज़ समझनी है वो है यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। अब देखिए ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेसिकली किसी भी सेट के लिए वो सेट जिसमें वो सारा चीज़, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देके ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 है एंड b इज इक्वल टू 4 एंड 5 है। अब यूनिवर्सल सेट बेसिकली कोई भी सेट हो सकता है, जनरली इसको u या x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कोई भी सेट लेता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो सेट है u, ये a और b दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि जो इसके पास है वो सब कुछ इसके पास है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट
इज़ बेसिकली क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है और वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये जो भी चीज़ जिन सेट्स की बात हो रही है वो सारे सेट उसके अंदर होने चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक कॉलेज है लेट्स से, और उस कॉलेज में या कोई स्कूल है, स्कूल या कॉलेज कुछ भी ले लीजिए, उसमें कुछ हैं जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया हुआ है, कुछ है जिन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया हुआ है, कुछ है जिन्होंने फिज़िक्स ऑप्ट किया हुआ है, कुछ ने बायो ऑप्ट किया है, कुछ ने कॉमर्स ऑप्ट किया है एंड सो ऑन, कुछ ने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट किया है। लेकिन अगर मैं इन सब को देखूं तो दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और जैसे स्टूडेंट्स, मैथ स्टूडेंट वो एक अलग सेट हो गया, केमिस्ट्री स्टूडेंट वो एक अलग सेट हो गया, कॉमर्स स्टूडेंट वो एक अलग सेट हो गया, बायो स्टूडेंट वो एक अलग सेट हो गया। लेकिन इन सब को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज या दैट पर्टिकुलर स्कूल। तो ये जो कॉलेज के जितने कॉलेज क्या हो गया उनके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होगा, जो क्वेश्चन में जितने भी सेट है वो उसके अंदर होने चाहिए। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 इसमें 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट के पास ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, है ना। तो दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं पावर सेट। नाउ व्हाट इज़ पावर सेट? Basically set of all possible subsets of a finite set. किसी भी फाइनाइट सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उन सारे ही सबसेट्स का कलेक्शन, उसको हम बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे a इज इक्वल टू लेट्स से 7 8 एंड 9 मैं ले लेता हूँ। अब देखिए a के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब अगर मैं सिंगल सिंगल के बजाय डबल डबल लेता हूँ तो 7 एंड 8 हो सकता है, 8 एंड 9 हो सकता है, ठीक है। 7 8 ले लिया, 8 9 ले लिया, फिर 9 और 7 ऑर्डर डजेंट मैटर। तो दो दो करके भी मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल लिए। 7 8 9 ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। और हमने एक रूल पढ़ा था कि फाई इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, तो यहाँ पे हमने एक फाई और लिखना है। तो 5 7 8 9 7 8 8 9 7 9 एंड 7 8 9 ये वो सारे पॉसिबल सबसेट है जो इस सेट के बनाए जा सकते हैं। अब इन सारे सबसेट को अगर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, इन सारे ही सबसेट्स का एक सेट बना दिया। तो ये जो सेट है ये कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए, पी फॉर पावर। तो पावर सेट ऑफ इन द क्वेश्चन ए है ना, तो पावर सेट ऑफ ए इज़ दिस, ठीक है ना। तो ये हो गया पावर सेट, ये हमने समझा।